बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन पढ़ने से पहले हमें कुछ चुंबक के गुण और कुछ विद्युत क्षेत्र के गुण पता होने चाहिए। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले आता है साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले आता है चुंबकीय गुण। देखो, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, माना कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये माना कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। अब एक m द्रव्यमान का और q आवेश का कण इसमें प्रवेश करता है। माना यह v वेग से प्रवेश कर रहा है। q आवेश है, m द्रव्यमान है और v वेग से प्रवेश कर रहा है। तो इस पर एक बल लगता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। F = Q V B sin थीटा, ठीक है। इसमें Q क्या है? इस कण का आवेश। V क्या है? इस कण का वेग। B क्या है? जिस चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रवेश कर रहा है उसकी तीव्रता। और थीटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और वेग के बीच बनने वाला कोण है। यानी कि अगर ये वेग ऐसा है, ठीक है ना, इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत है, ठीक है, तो इनके बीच कितने का कोण बनेगा? 90 अंश का, ठीक है ना। 90 अंश का कोण बनेगा। तो F = Q V B sin 90 का मान 1। तो ये आ गया F बराबर। अब लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो आप देखिए इसके द्वारा कृत कार्य कितना है। W = आप जानते हैं क्या होता है? F S cos थीटा। लेकिन यहाँ थीटा बराबर क्या है? 90 अंश। तो F S cos 90 यानी कि 0। यानी कि ये जो वेग से गति कर रहा है इसमें कार्य 0 है, यानी कि ये इसकी गति को नहीं बढ़ा रहा है, गति इसकी नियत है। तो फिर ये बल खर्च कहाँ हो रहा है? ये बल इस आवेश को वृत्तीय गति देने के लिए खर्च हो रहा है। तो क्या है? जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पे लगने वाला चुंबकीय बल उसको घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, जब भी कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई होता है किसी भी कण पर, माना Q आवेश है और उस पर विद्युत क्षेत्र E विद्युत क्षेत्र में वह प्रवेश कर रहा है, तो उस पर भी एक बल लगता है। E = होता है F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसमें F बराबर क्या हो गया? Q E। अब जब ये इसमें प्रवेश कर रहा है तो इसकी गति बढ़ती है। तो न्यूटन के अनुसार कोई भी कण अगर गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? F = m × a। अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ma = QE या फिर A = Q/m × E। अब माना प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे आवेश आपको पता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता है, तो वे किस पे निर्भर कर रहा है? क्षेत्र की तीव्रता पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। अर्थात जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे कण त्वरित होगा, यानी कि उसका वेग बढ़ता जाएगा। तो ये दो चीजें आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम मूल जो हमारा वो है, वो क्या है? साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने की एक क्या है? युक्ति है। अब हम कण को उच्च
उच्च ऊर्जा तक, बहुत अधिक वेग तक क्यों बढ़ाते हैं? इसके पीछे बहुत सारे चीजों में ये उपयोग होता है। हर हमें त्वरित कणों की आवश्यकता होती है, जैसे नाभिकीय संरचना के अध्ययन में। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, पतला सोने का परमाणु लिया था, उस पे अल्फा कण की बम्बारमेंट की थी और उससे नाभिक और परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। तो ऐसे ही परमाणु जो छोटे कण हैं उनकी संरचना के बारे में ज्ञान ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अधिक ऊर्जा के कणों का, ठीक है ना। ऐसे ही ये आजकल किसमें क्या कहते हैं, नई नई खोजों में भी प्रयोग होता है। और जो आपका मेडिकल साइंस है, डायग्नोसिस में भी इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, उच्च ऊर्जाओं तक कणों को त्वरित करना है। किससे करते हैं, साइक्लोट्रॉन से। यानी कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आयनों या फिर आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करती है। अब आता है संरचना। तो इसमें क्या होता है, जो साइक्लोट्रॉन है इसमें दो खोखले अर्धवृत्ताकार गोले होते हैं, जिनको एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है। धातु के खोखले गोले हैं और इनको एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है। इनके मध्य में क्या होता है, आयन का स्रोत होता है, जिससे आयन निकलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हाँ, और इसमें एक विक्षेपक प्लेट होती है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर, इलेक्ट्रॉन इससे त्वरित नहीं होता है, धनावेशित कण और हैवी भारी आवेशित कण, ठीक है ना, टारगेट, इसे विक्षेपक प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे इसको एक प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं, दोनों किसको, डिजो को, ठीक है। और जब हम इसे प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं तो ये दोनों डिज किसके कैसे कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड कार्य करता है। इसके बाद हम इस संपूर्ण संरचना को एक निर्वात अक्रिय गैसों में कम दाब पर रख लेते हैं, हाँ, और इसके दोनों ओर लंबवत क्या लगा लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र N और ये आ जाएगा S, N और S। ये कैसा है, इससे लंबवत, ओके। अब देखो ये तो आ गए इसकी संरचना। क्या होता है, फिर से सुन लो। इसमें दो अर्धवृत्ताकार धातु के गोले होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिज कहते हैं। ये डिज एक दूसरे के निकट अत्यंत अल्प अंतराल पर व्यवस्थित किए जाते हैं। आयनों का स्रोत इन दोनों डिजों के बीच में रिक्त स्थान पर रखा जाता है। डिज को रेडियो आवर्ती दोलकों के टर्मिनलों से, रेडियो आवर्ती दोलक यानी कि प्रत्यावर्ती धारा दोलक के टर्मिनलों से जोड़ दिया जाता है, जिससे डिज के बीच एक क्या होती है, उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार डिज किसकी भांति कार्य करते हैं, इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करते हैं। डिज को एक विद्युत रोधी बक्से में कम दाब पर अक्रिय गैस में रखा जाता है, जिस पूरे उपकरण को एक विद्युत चुम्बक के ध्रुवों के बीच रख दिया जाता है। यह ध्रुव चुम्बक डिज के तल के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। अब आता है इसका सिद्धांत। तो साइक्लोट्रॉन को 3 सिद्धांतों पर कार्य करता है। नंबर 1,
चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किस काम आता है? इसको लंबवत गति प्रदान करता है, ठीक है ना। आवेशित कण को वृत्ताकार मार्ग पर मोड़ता है। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र। मैंने अभी निकाल के बताया था, A प्रोपोर्शनल टू E, अर्थात आवेशित कण को त्वरित करता है। और नंबर 3, जो कि इसका असली में क्या है, सिद्धांत है, क्या है इसमें कि इसमें यह है कि प्रत्यावर्ती जो स्रोत की आवृत्ति है, जो हमने ये स्रोत जोड़ा है, इसकी जो आवृत्ति है वह क्या होनी चाहिए, जो इसके अंदर आवेशित कण गति कर रहा है, आवेशित कण को त्वरित, आवेशित कण के परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति, ये इसका मूल सिद्धांत है। जो ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसकी आवृत्ति किसके बराबर होनी चाहिए? आवेशित कण के परिक्रमण आवृत्ति के बराबर। आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति के बराबर। अब आप इसकी क्रियाविधि समझिए तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो प्रत्यावर्ती स्रोत है उसकी आवृत्ति, जो कण यहाँ गति कर रहा है उसकी परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बीच है, अब इसकी क्रियाविधि समझिए। क्रियाविधि देखो, यहाँ पे ये है आयन स्रोत, माना इससे एक धनायन निकलता है। अब हमने क्योंकि इसमें प्रत्यावर्ती धारा लगा रखी है, तो इसका एक सिरा ये वाला D1 माना किस पे है, माइनस पे है, और D2 किस पे है, प्लस पे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से आयन निकला, अब किसके कारण, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण यह गति करेगा, लेकिन यह चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, तो ये करेगा वृत्तीय गति, और ये वृत्तीय गति करता है और यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस है और ये हमने धनायन दिया है, तो ये इसे अपनी ओर आकर्षित करता है और गति करके यहाँ पे पहुंचता है। जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचता है, इसकी आवृत्ति, इसकी जो ध्रुवता है वो चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे है ये प्लस है, ये किसकी ओर आकर्षित होगा, माइनस की ओर आकर्षित होगा। अब क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो यह इसकी गति को और बढ़ा देगा। फिर ये यहाँ पे पहुंचता है, तो ये क्या है, प्लस है, इसकी ध्रुवता चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस। तो ये अब क्या है, कण प्लस है, ये किसकी ओर आकर्षित होगा, माइनस की ओर। दूसरा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यह इसको गति प्रदान करेगा, लेकिन यह गति कर तो कर रहा है, लेकिन किसके, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबित है, तो इसकी गति फिर से वृत्तीय हो जाएगी, और यही क्रम चलता रहेगा, और जब ये मैक्सिमम आवृत्ति पे पहुंच जाएगा तो ये टारगेट पे हिट हो जाएगा, इसका वेग बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी क्रिया। अब आता है इसके, अब हम इसके लिए भाई इसकी आवृत्ति कितनी है, इसके लिए सूत्र निकालेंगे। तो पहला नंबर,
जब कण चुंबकीय क्षेत्र में माना m द्रव्यमान तथा q आवेश का धनावेशित कण धन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो इस पर एक क्या लगता है, चुंबकीय बल F = Q V B। B तीव्रता के कण B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो F = Q V B sin थीटा का sin 90 हो जाएगा। और यहाँ पर इसे क्या करता है, वृत्तीय गति प्रदान करता है mv²/r। अब देखो v से एक भी कैंसिल, इससे अगर आप r का मान निकालोगे तो r = क्या हो जाएगा, mv/qb। और अगर आप इसी से भी निकालना चाहो वेग तो क्या हो जाएगा, qb/r/n आ गया ना। तो ये आ गया कण का वेग और ये आ गई उसकी त्रिज्या, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब अगर हमें इस कण की इस साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, या फिर सबसे पहले आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब क्योंकि ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इसकी दूरी क्या होगी, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि के लिए क्या होता है, समय माना t आवर्तकाल है और दूरी हो गई 2πr/4 v वेग से गति कर रहा है। अब समीकरण 2 से v का मान रखने पर, समीकरण 2 से t = 2πr/qbr/m। r से r कैंसिल, तो t = 2πm/qb। ये हो गया आवर्तकाल। तो आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, n = 1/t। हो जाएगा n बराबर 1/t का मान कितना निकाला है, 2πm/qb। तो n बराबर qb/2πm। तो ये हो गई साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। अब आप इसको एक चीज ध्यान से देखिए कि जो ये आवृत्ति है ये किस पे निर्भर कर रही है। भाई कण का आवेश तो निश्चित है,
द्रव्यमान भी निश्चित है, 2π का मान भी निश्चित है। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम इसको साइक्लोट्रॉन को कार्य करवाते हैं तो हम यह निर्धारित करते हैं किससे, चुंबकीय क्षेत्र से, और विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जैसे इनकी आवृत्ति क्या हो, समान हो। यानी कि जैसे ही ये अपना चक्कर काटे वैसे यहाँ पे ध्रुवता चेंज हो जाए। अगर इसमें अंतर होगा तो ये ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से त्वरित किया जा सकता है? तो नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है तथा इसका वेग शीघ्र ही इतना अधिक हो जाता है कि इसकी डिच के भीतर परिक्रमण आवृत्ति क्या हो जाती है, दोलक की जो प्रत्यावर्ती दोलक है उसकी आवृत्ति से कम हो जाती है। ये बहुत जल्दी ही इस डिच से बाहर निकल जाता है। किस कारण? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। अब इसकी सीमाएं भी है भाई, इससे हम त्वरित त्वरित तो कर सकते हैं कण को, लेकिन कितना कर सकते हैं, एक सीमा तक। हम प्रकाश के वेग तक त्वरित नहीं कर सकते। ठीक है ना। दूसरा भाई जो ये है, आवृत्ति को व्यवस्थित करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा, यह जो छोटे कण हैं, जो हल्के कण हैं, उनको त्वरित नहीं करता है। तो धन्यवाद, आपका साइकिल कंप्लीट हो गया।